नमस्कार दोस्तों, कि आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक इतनी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कैसे एक साधारण से व्यक्ति ने इस घटना को सहा होगा। तो ये कहानी है आज से लगभग 12-13 साल पहले की। यही कोई 2011-12 के आसपास की। विनोद नाम के ये व्यक्ति दिल्ली में अपने परिवार वालों के साथ रहकर अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहे थे। लेकिन अच्छी खासी सुन के जितना आप इजी दिमाग में इमेजिन कर रहे होंगे उतनी आसान इनकी जिंदगी थी नहीं। इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी चल रही थी। इनके परिवार वालों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि घर में सही तरीके से इनकम नहीं थी। इनका घर इनकी पिछली नौकरी की सेविंग से ही चल रहा था और प्रेजेंट में इनके पास कोई जॉब नहीं थी। इनके घर पे इनकी एक बूढ़ी दादी थी जो अक्सर बीमार रहती थी। उनके खाने खर्चे दवाई का भी बिल्कुल जो कॉस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था नॉर्मल परिवार वालों के कंपैरिजन में। यहाँ पर जो विनोद जी थे, उनका बेटा था, इनकी जो पत्नी थी, इनका खर्चा भी अलग हो गया था क्योंकि बच्चे की एक फीस भी देनी थी। सिचुएशन बिगड़ी हुई थी। इसी दौरान विनोद जी की मुलाकात उनके एक दोस्त से होती है। इनका दोस्त इनसे कहता है कि और कितने समय तक जूझते रहेगा, मैं तेरा इंटरव्यू एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कराता हूँ, वहां पे कोई नौकरी मिल जाना चाहिए। वहां पर ये जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और इनको पता चलता है कि एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें इनको इंचार्ज की जॉब मिलेगी, लेकिन हॉस्पिटल के एक ऐसे डिपार्टमेंट में जिसमें काम करने से बहुत सारे लोग घबराते हैं, कतराते हैं। यह डिपार्टमेंट है मॉर्ग डिपार्टमेंट, जहां पर मृत शरीरों को रखा जाता है। हॉस्पिटल में इलाज चलते चलते अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो यहां पर रखा जाएगा सुबह तक, जब तक वो बॉडी को वहां से कोई ले ना जाए। तो उस डिपार्टमेंट में इनको इंचार्ज की जॉब मिली और हालात अब चेंज होने लगे। सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा था। दादी जी की तबीयत भी थोड़ी बेहतर हो गई थी पहले से, कि एक दिन इनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने की वजह से ये फोन करके छुट्टी मांग लेते हैं, हॉस्पिटल जाते नहीं है। लेकिन उसी की अगली सुबह 4:30 बजे इनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि जिस हॉस्पिटल में ये काम करते थे वहां पर भीषण आग लग गई है, जिस आग में कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। ये सुनकर पूरे कांप गए कि मैं भी हॉस्पिटल में रहता तो मेरे साथ क्या होता। लेकिन इनके साथ जो हुआ वो तो हुआ। हॉस्पिटल का ओनर भी इस चीज को बेयर नहीं कर पाया और इस स्थिति में पहुंच गया कि ये हॉस्पिटल वापस से रीओपन नहीं हो पाएगा। यहां पर इनको ये न्यूज मिली है और घर पे इनकी दादी की तबीयत घबराहट के कारण कहो या जिस भी कारण से कहो और ज्यादा बिगड़ने लगी। अब इनके भी जो हालात थे वो पूरे खस्ता होने लगे। सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा था। पता नहीं आगे क्या होता। जो कुछ भी होता ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे चल के इनके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाला था। अच्छा होगा कुछ, बुरा होगा कुछ, या फिर बहुत ही ज्यादा डरावना। देखो, ये तो किसी के हाथ में तो होता नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसी चीजों का प्रेडिक्शन अगर पहले से मिल जाए तो उससे बचने के लिए एटलीस्ट हम कदम तो उठा सकते हैं। अब जैसे कुछ टाइम पहले की ही बात करें तो मैंने खुद इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हूं। मेरी लाइफ में भी कितना कुछ उथल पुथल चल रहा था मेरे पुराने घर की वजह से। जब इतना कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि क्यों ना यार किसी एस्ट्रोलॉजर से एटलीस्ट बात तो करके देखूं कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, कब ये सब कुछ ठीक होगा। और रैंडमली मैंने बस ऐसे ही एस्ट्रोटॉक ऐप डाउनलोड कर लिया। नहीं, आप ऐसा मत समझ लेना कि भाई मैं किसी ऐप का प्रीव्यू कर रहा हूँ। मेरे साथ जो रियल में घटा है, जो कुछ भी हुआ है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद मेरी बात हुई सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर पल्लवी जी के साथ। उन्होंने ना बात होते से ही मुझसे 2 बेसिक चीज़ मेरी पूछी। सबसे पहले मेरी डेट ऑफ बर्थ और फिर बर्थ टाइम। मैंने सिर्फ ये 2 ही चीज़ जैसे उनको बताया हूँ ना, उन्होंने ये सुनते से ही बता दिया कि आप सोशल मीडिया फील्ड में कुछ करते हैं, मीडिया इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप विथ फेस कुछ काम करते हैं। मैंने बोला यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतनी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ कोई कुछ कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है। अब ना ही मैंने उनको अपना नाम बताया था और ना ही मैंने अपनी कोई फ़ोटो उनको पहले भेजा था। ये ऐसा भी नहीं कि यार वो पहले से मेरे बारे में कोई गूगल सर्च करके बैठी हो, सब बता दी। तो फिर मैंने भी मौका पकड़ लिया। मैंने बोला ये तो भाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है जो कोई भी है, इनसे पूछा जाए अपने 2024 के फ्यूचर के बारे में, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा था मेरे साथ 2023 के एंड में हो रहा था पुराने वाले घर में, पता है ना आपको। तो मैंने पूछ लिया कि 2024 मेरा आने वाला कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें मेरी आने वाले समय में सॉल्व होगी या नहीं। आप कुछ बताओ मेरे आने वाले साल के लिए, मेरी फैमिली के लिए कुछ बताओ।
लिटरली मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने जो कुछ भी बताई ना वो अब तक A to Z पॉइंट टू पॉइंट पूरा सही साबित हो गया। मेरा मतलब दिमाग खराब हो गया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कोई इतना रियल कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है। तो ऐसे ही यार दुनिया के हर इंसानों के दिमाग में ना अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग तरह के डाउट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं। हो सकता है ऐसे ही सवाल आपके दिमाग में भी अक्सर आ जाते होंगे और आपको टेंशन देते रहते होंगे। तो यार आपका ये इशू भी चलो मैं 1 सेकंड में सॉल्व कर देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एस्ट्रोटॉक ऐप की लिंक डाल देता हूँ, क्लिक करके डाउनलोड कर लो और आपके भी कोई भी डाउट्स हो एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करके फटाफट सॉल्व करो। एक खास बात और बता रहा हूं, मेरी दी हुई लिंक से अगर आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको पहली चैट एस्ट्रोटॉक ऐप में एक एस्ट्रोलॉजर के साथ फ्री मिलेगी। तो चलो ये तो हो गई थोड़ी सी आपकी फायदे की बात, क्योंकि अब टॉपिक निकला था तो मैंने सोचा बता ही देता हूं। अब बिना देरी किए फिर से कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इनकी जिंदगी में जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, रुक गया था मैं, कि किस तरह से सब कुछ बिखरता हुआ इनको नजर आ रहा था और सब कुछ बिखर भी गया था। लेकिन इसी दौरान इनकी मुलाकात इनके पुराने जानकार से होती है। ये अपने घर से कहीं बाहर गए हुए थे, कहीं पर कोई इंटरव्यू देने के लिए, और बस स्टॉप में बैठे हुए हैं कि बस आएगी उसका इंतजार कर रहे थे कि एक जानकार इनके उसी बस स्टॉप से क्रॉस कर रहे थे। इनको उन्होंने बड़ी टेंशन में देखा और तुरंत ही वो विनोद जी के पास आए। बोले कि क्या हो गया, आप बहुत परेशान से यहाँ पे बस स्टैंड में बैठे हुए दिख रहे हैं। तो विनोद जी बोलते माफ़ करना मैं आपको पहचाना नहीं। तो उन्होंने बताया कि जिस हॉस्पिटल में आप जॉब करते थे वहाँ पर मेरे एक रिश्तेदार की मृत्यु हुई थी और मैं आया हुआ था, उस मॉर्ग में आप ही इंचार्ज थे, तो हमारी अच्छे से बात हुई थी। इन्होंने बोले हाँ हाँ साहब, मैं पहचान नहीं पाया, थोड़ी टेंशन में था। तो सामने वाला थोड़ा रईस घर का व्यक्ति था, रईस आदमी था। बोलता है क्या परेशानी हो गई बताइए। उन्होंने पूरी बात बताया। इन्होंने बोले हाँ मुझे पता तो चला कि ऐसा ऐसा हो गया आपके हॉस्पिटल में, कोई बात नहीं, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो मेरे जानकार एक बड़े हॉस्पिटल में बड़ी पोस्ट में है, ये हॉस्पिटल का नाम है, अगर आप चाहें तो मैं वहां पर आपकी बात करवा सकता हूं, शायद आपका कुछ हेल्प हो जाए, कुछ मदद हो जाए। इन्होंने बोले बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो बोले कि ठीक है, ये मेरा नंबर है, रख लीजिए, हम कल मिलते हैं और मैं ही आपको हॉस्पिटल तक ले चलूंगा, कल मुझे भी हॉस्पिटल में कुछ काम है वहां पर। इन्होंने बोले इससे अच्छी बात क्या हो सकती है साहब, थैंक यू, आप खुद मेरे साथ जाएंगे। बोले अरे इसमें इतनी क्या बात है, मैं खुद जाने वाला हूँ, आप फ़ोन कर दीजिए और मुझसे इसी बस स्टॉप में मिलिए, यहाँ से हम साथ साथ निकल जाएंगे, मेरे पास मेरी कार है, बैठ के निकल जाएंगे। इन्होंने बोले कि ये तो बड़ी अच्छी बात है साहब, मैं इंतज़ार करूँगा कल का, आपको फ़ोन करता हूँ सुबह सुबह। और साहब भी निकल गए और विनोद जी भी थोड़े खुश होकर घर निकले। घर पहुँचे और घर पे किसी को ये बात बताए नहीं। अगले ही दिन साहब को फ़ोन किए और साहब से वो मिल लिए उस पॉइंट में। साहब उनको लेके गए एक अच्छे वाले हॉस्पिटल में, ये पहले वाले हॉस्पिटल से भी ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा पुराना और ज़्यादा नामी हॉस्पिटल था। यहाँ पर भी उनको सेम डिपार्टमेंट में ही जॉब करने की बात की गई। तो इन्होंने बोल दिया कि ठीक है, पगार भी आप थोड़ी ज़्यादा दे रहे हैं तो हम कर लेंगे। लेकिन ये हॉस्पिटल बेहद ज़्यादा पुराना था तो यहाँ पर थोड़े ज़्यादा केसेस आते थे, ठीक है, जैसे किसी की मृत्यु हो गई कुछ भयानक तरीके से, और ये सिटी के बीचों बीच था, तो ऐसे केसेस, ऐसे मृत शरीर इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं। और यहाँ पे तो जब से ये नौकरी में लगे थे उसके 8 दिन के अंदर ही इतने खतरनाक खतरनाक केसेस आए, इतने खतरनाक खतरनाक मृत शरीर आए कि नॉर्मल इंसान उन घटनाओं के बारे में सुन के ही ना कांप जाएगा। ऐसे मृत शरीरों को ये वहां पर इंचार्ज के तौर पे हैंडल कर रहे थे। साथ ही साथ यहां पर ये कई बार नाइट शिफ्ट भी कर रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने पहले ही बोले थे रोटेशनल शिफ्ट रहेगी, कभी डे में भी आना पड़ सकता है तो कभी नाइट में भी, हम आपको पगार ज़्यादा दे रहे हैं इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो ये रेडी थे। शुरू के 7-8 दिन इनको बड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन जैसे तैसे करके इन्होंने एडजस्ट कर लिए। ठीक है भाई, हो गए एडजस्ट। यहाँ पर इस हॉस्पिटल में 3 विंग्स थी। एक विंग में डॉक्टर्स बैठते थे, उनकी क्लिनिक थी। एक विंग में उनके ऑपरेशंस होते थे पेशेंट्स के, और जो तीसरी विंग थी वहाँ पर मॉर्ग था, मृत शरीरों को रखा जाता था। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। यहाँ पर जैसा मैंने बताया ये 4 लोगों के साथ काम करते थे। एक ये इंचार्ज थे, 2 लड़के कम उम्र के, ये कोई
22-23 साल के आसपास की उम्र रही होगी दोनों की। एक का नाम था प्रमोद, एक का नाम था विकास। ये मृत शरीरों को उठाते थे और 2 डॉक्टर्स थे जो कि यहाँ पे जो भी देखभाल का काम करना हो, जैसा भी करना हो, भैया डॉक्टर तो रहते ही हैं, हॉस्पिटल तो रहेंगे, तो वैसे वाले डॉक्टर थे यहाँ पर। तो ऐसे कुल मिला के 4 लोगों के साथ यहाँ पर काम करते थे। एक दिन की बात है, यहाँ पर इस हॉस्पिटल में, इनके डिपार्टमेंट में 5 मृत शरीर आए। ये पांचों की पांचों एक ही परिवार के लोग थे। किसी सड़क हादसे में उन पांचों की मृत्यु हो गई थी। ये थोड़े उनको देखकर थोड़े घबरा से गए, क्योंकि उसमें 2 बच्चे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति और माता पिता। ये थोड़े देखकर घबरा गए कि बेचारे पूरे परिवार के साथ क्या हो गया। इतने साल से इस फील्ड में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने नज़ारा कभी देखा नहीं था। थोड़े घबरा गए थे। लेकिन आज हॉस्पिटल में सिर्फ ये 5 मृत शरीर ही आए। रात के समय आए हुए थे और आज की इनकी नाइट शिफ्ट थी। ये वहाँ पर रहे और रात में कोई पोस्टमार्टम वगैरह होने के लिए मृत शरीर कहीं जाना नहीं था। ठीक है, मृत शरीर पोस्टमार्टम के लिए जाते थे, इनके बाजू में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहाँ पर जाते थे। रात में ये मृत शरीर यहीं पर रहने वाले थे। अब आगे के शॉट सुनो। होता ऐसा है भाई कि पूरी रात तो ऐसी कट जाती है और अगला दिन जब निकलता है तो ये अपने घर चले जाते हैं। आज के दिन ये जो 2 डॉक्टर यहाँ पर काम करते थे, उनमें से एक डॉक्टर ने ले लिया छुट्टी। बोले ज़्यादा मृत शरीर नहीं है तो रहने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो एक डॉक्टर बचा, 2 शरीरों को उठाने वाले और तीसरे नहीं, चौथे ये, है ना। तो ये रात में फिर से अगली रात पहुँचे और वो मृत शरीर यहीं पर थे। इन्होंने बोले कि ये अभी तक पोस्टमार्टम के लिए गए क्यों नहीं। तो डॉक्टर्स ने बताया कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी रह गई होगी, इसलिए ये पोस्टमार्टम के लिए गए नहीं, क्योंकि पुलिस वाले भी तहकीकात में लगे हुए हैं। इन्होंने बोले भैया ऐसी कौन सी तहकीकात की बाजू में ही हॉस्पिटल है, पोस्टमार्टम हो सकता है, कौन सी तहकीकात चल रही बिना पोस्टमार्टम के। तो डॉक्टर्स नहीं बोले भैया अपने को इतना तो समझता नहीं है नियम कानून क्या होते हैं दुनिया में। ठीक है, यहाँ पर रखने की अपन को मिली है परमिशन तो अपन ने रखे हुए हैं। ऐसी ऐसी करके बात हुई। रात का वक्त हो चुका था, लगभग 1:30 बज रहे थे। जो इनके साथ वाले जो डॉक्टर साहब थे, एक तो छुट्टी में थे, एक जो डॉक्टर साहब थे वो कहते हैं कि मैं अर्जेंट घर जा रहा हूँ, मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, मैं 1.5 से 2 घंटे में रिटर्न आ जाऊँगा, तो प्लीज़ आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। आप हैं और प्रमोद और विकास दोनों हैं, तो आप लोग तीनों मिलके हैंडल कर लीजिए। ऐसा बोल के ना डॉक्टर साहब निकल गए। अब पूरे विंग में, ये विंग बड़ा था और अलग अलग बिल्डिंग्स थी, तो पूरे विंग में ये 3 लोग, एक मॉर्ग में जहां पर पहले से कुछ मृत शरीर है ही, साथ ही साथ ये 5 केस भी आए हुए हैं। ये बस 3 लोग मौजूद है। ठीक है, 1:30-2 बजे के आसपास डॉक्टर साहब गए हैं। उनके 15-20 मिनट के बाद ये जो दोनों थे ना, प्रमोद और विकास, ये क्या कहते हैं विनोद जी से कि हम थोड़ा बाहर से चाय बीड़ी पी के आ रहे हैं, हमको नींद आ रही है। इन्होंने बोले कि ठीक है भाई जल्दी आना, मुझे भी आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे नींद का झोंका सा लग रहा है। वो दोनों लड़के चाय बीड़ी पीने के लिए निकल गए। ये अपनी डेस्क में बैठे हैं और फाइल वाइल का कुछ काम कर रहे हैं। इनकी जो डेस्क है वो मॉर्ग रूम के दरवाजे के बिल्कुल अपोजिट में है। मतलब इनकी डेस्क ये लगी हुई है, ये चलने के लिए कॉरिडोर का रास्ता है और ये मॉर्ग रूम का दरवाजा है। ठीक है, मॉर्ग रूम मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पे मृत शरीरों को रखा जाता है। फिल्मों में भी देखे होंगे, ऐसे फ्रीजर जैसे होते हैं, खोलो अंदर मृत शरीर रहता है, बंद कर दो, ऐसे वाला वो ढेर सारा होता है। मैं फोटो डाल दे रहा हूँ। तो भैया ऐसे वाला उनके सामने ही रूम था। अचानक से हवा का झोंका आया, जोर की हवा चली। हालांकि ये बारिश का मौसम था, लेकिन बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी एक जोर की हवा आई और घट से वो दरवाजा खुल गया। इन्होंने सोची ये दरवाजा कैसे खुल गया अपने आप, रुको मैं उठ के बंद कर देता हूँ। ये अपनी काम करते करते फाइल छोड़े और दरवाजा बंद करने के लिए जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़े हैं तो क्या पाए, अंदर वो जो फ्रीजर था ना, जहाँ पे ऐसी स्लाइडिंग वाली बॉडी रखी रहती है अंदर, वो एक फ्रीजर खट से ऐसा खुल गया। ये घबरा के एकदम रुक गए कि कैसे हो सकता है भाई, ये तो बड़ा टाइट होता है, एक आदमी को दोनों हाथ पकड़ के पूरी ताकत से पीछे खींचना पड़ता है तब वो खुलता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक मृत शरीर होता है। ये अपने आप कैसे खुल गया। ये बड़ी हिम्मत करके आगे की तरफ बढ़े और उसको बंद किए और फिर बाहर आए और अब दरवाजा बंद किए। अब तक मौसम बिगड़ चुका था, जोर की बाहर बिजली कड़की।
दोनों प्रमोद विकास बाहर तो चाय बीड़ी पी रहे हैं, यहां पर ये खौफनाक माहौल का सामना अकेले कर रहे हैं। ये फिर से अपनी डेस्क में जाके बैठ गए और सोचने लगे कि ये हुआ तो हुआ कैसे। सोचते सोचते इन्होंने 2 मिनट बिता दिए। 2 मिनट बाद फिर से एक हवा का झोंका आया और फट से इस बार दरवाजा खुला। ये दूसरी बार था। ये बड़ी हिम्मत करके फिर से उठे। दरवाजा बंद करना जरूरी है क्योंकि डेस्क में बैठे बैठे ये सामने मॉर्ग रूम का जो नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता था। अरे सामने ही दिखेगा ना, सामने ही है। तो ये फिर से बड़ी हिम्मत करके उठे, ये सोच के कि फिर से कोई फ्रीज़र का वो डोर खुल ना जाए। ये गए हैं, दरवाज़ा बंद कर दिए, फ्रीज़र का कोई डोर नहीं खुला। वो बंद करके पलट ही रहते अपने डेस्क की तरफ कि पीछे से उनको बहुत जोर से किसी ने धक्का मारा, इतनी जोर से कि दरवाजा खोल के मुंह के बल सीधे मॉर्ग रूम में अंदर गिरे हैं। अब जितने भी मृत शरीर थे वो लॉकर्स में, वो फ्रीजर में थे, ऐसे वाले स्लाइडिंग वाले फ्रीजर में। लेकिन एक मृत शरीर बाहर भी स्ट्रेचर में पड़ा हुआ था। ठीक है, उसकी शायद उसका भी कुछ अलग ही केस था, उसको अपने को ज़्यादा डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पर पड़ा हुआ था वो मृत शरीर। ये मुंह के बल वो गिरे ना तो इनके सर से ऐसा थोड़ा सा खून जैसा आ गया। ये घबरा गए, पलट कर देखे तो पीछे कोई भी नहीं। ये बोले कि ये कैसे हो सकता है, मेरे को बहुत क्लियर धक्का पड़ा है। हार्ट बीट बहुत तेज हो गई इनकी। ये सोचे कि मैं उठ के फटाक से यहाँ से निकलता हूँ। ये उठे ही हैं, दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहे हैं कि इनको पीछे से करके आवाज आई। ये डर के बड़ी हिम्मत करके पीछे पलट के देखे हैं तो क्या पाए कि जितने भी वो फ्रीजर वाले हैं ना, जिनके अंदर मृत शरीर होते हैं, वो अपने आप धीरे धीरे एक साथ खुल रहे हैं, जैसे कि कोई अनदेखा हाथ उनको एक साथ खोल रहा हो। ये नजारा देख के एकदम परेशान हुए ही थे कि इनके राइट साइड से इन्हें कुछ बहुत जोर से गिरने की आवाज सुनाई दी। और जैसे ये राइट साइड पलट कर देखे तो क्या पाए, जो मृत शरीर स्ट्रेचर के ऊपर पड़ा हुआ था वो झटके में उठता है और इनको घूर घूर के देखने लगता है। जैसे ये नजारा कोई देखेगा तो कैसे अपने आप को संभाल पाएगा। ये घबराते हुए बाहर की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही कॉरिडोर में निकले हैं, पता नहीं कैसे इनका पैर कहीं पर फंसा और फिर से ये मुंह के बल गिरे। और जैसे ये मुंह के बल इस बार गिरे हैं ना, तो पीछे मॉर्ग रूम का दरवाजा जो अब तक खुला हुआ था वो झटके में बंद हो गया। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। बाहर जोरों की बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है और चारों तरफ से दरवाजे दरवाजे सब बंद है। अंदर तो अपने आप जो मृत शरीर रखे हुए थे उनके फ्रीजर खुल रहे थे और अपने आप स्ट्रेचर में जो मृत शरीर पड़ा हुआ था वो उठकर इनको घूरने लगा था। ये सोचे मैं उठता हूं, यहां से निकलता हूं। जैसे ये भागने के लिए अपना शरीर वहां से उठाए कि क्या देखते हैं, बाहर जाने के रास्ते में एक औरत खड़ी हुई है। यही कोई 30-32 साल की, व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है, बाल पूरे सामने की तरफ। उसका चेहरा ये देख पा रहे हैं। दिखने में ये औरत एक अच्छे घर की औरत दिख रही है, लेकिन कौन है पता नहीं। ये समझ गए कि जो कोई भी है इंसान तो नहीं है, क्योंकि दरवाज़ा लगा हुआ है, दरवाज़ा खुलने की कोई आवाज़ नहीं आई थी। वो औरत इनकी तरफ आगे बढ़ने लगी। जैसे वो इनकी तरफ आगे बढ़ रही है ना, बाहर कुछ कुत्ते फुत्ते रहे होंगे, उनके चिल्लाने रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मन में इतनी घबराहट होने लगी कि ये अपने आप समझ गए कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। ये हमेशा से हाथ में एक धागा पहनते थे जो भगवान का जपा हुआ धागा था, जो इनकी दादी माँ ने इनको पहनाई थी। कुछ दिन पहले ये धागा टूट चुका था। ये भगवान के ऊपर बहुत विश्वास करते थे, इसलिए आंख बंद कर दिए और अपने आप को सरेंडर कर लिए कि हे भगवान मुझे आज बचा लो। अगर आपने नहीं बचाए तो मेरी मृत्यु आज निश्चित है। मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा। बस लिटरली इनको दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी है और इधर इनकी घबराहट, ये ऐसा करके बैठे हुए, हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो। इतने में इनके कंधे में एक हाथ आया। ये डरते हुए आंख खोले हैं, क्या पाए हैं कि सामने प्रमोद और विकास खड़े हुए हैं। बोले क्या हो गया चाचा, आप ऐसे क्यों जमीन में बैठे हुए हो और ये चोट आपको कैसे लगी। चाचा उठे हैं, बोले कि कुछ नहीं बेटा, यहाँ से बाहर निकल के बात करते हैं। ये फटाफट बाहर की तरफ गए। बाहर की तरफ गए तो ये दोनों को इन्होंने पूरी बात बताए हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। चाचा बोलते हैं कि कुछ बात मुझसे छुपा रहे हो क्या तुम लोग। मेरे साथ जो अब कुछ हुआ वो क्या था, क्या तुमने भी कभी एक्सपीरियंस किया हो यहाँ पर ऐसा, क्योंकि मुझसे पहले से तुम लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हो। ये दोनों ने बड़ा हिम्मत करके धीरे से बोले हाँ चाचा, इसके पीछे की एक खौफनाक कहानी है। चाचा बोलते तो बताओ बेटा, अभी तक बताए क्यों नहीं थे, क्या कहानी है। अब ये दोनों बताते हैं
कि चाचा जब हम यहाँ पर नए नए आए हुए थे, यहाँ पर एक लड़की का मृत शरीर आया हुआ था। उसके बारे में पता नहीं चला था कि किसका शरीर है, कौन है वो लड़की, कुछ नहीं पता था। उसकी पोस्टमार्टम वगैरह हो गया, फिर वो यहाँ पर अपने मॉर्ग में रखी हुई थी कि उसका कोई तो आएगा भैया, रिश्तेदार उसको लेकर जाएगा। पुलिस वुलिस भी छानबीन में लगी हुई थी। उस समय यहाँ पर एक अपना वर्कर काम किया करता था, ठीक है। वो काम मतलब ऐसा साफ सफाई करने वाला था, नाइट शिफ्ट में जॉब करता था। वो पता नहीं क्यों मॉर्ग रूम में जाता था और बहुत समय बिताता था। हमारे साथ एक और कर्मचारी था, उसने ये चीज़ नोटिस किया कि ये साफ सफाई करने वाला मॉर्ग रूम में इतना इतना समय क्यों बिताता है। वो चोरी से देखा उस वर्कर को, तो क्या पाया कि वो जो वर्कर है ना, वो जो लड़की का मृत शरीर आया हुआ है, उसके ऊपर कुछ तो भी काला जादू करता है। ये बात उसने तुरंत ही सीनियर ऑफिसर्स को बता दिया। सीनियर ऑफिसर ने एक रात उसको रंगे हाथ पकड़ लिए, उसको नौकरी से निकाल दिए। सीनियर ऑफिसर्स ने उस लड़की की बॉडी को चेक किए ना, तो उनको ये पता चला कि उसके कुछ बॉडी पार्ट्स गायब भी हैं। उनको ये सब कुछ पता चला है और 3-4 दिन बाद वो लड़की का कोई तो भी आदमी आया, उसने क्लेम किया कि ये लड़की मेरी रिश्तेदार है। उसके मृत शरीर को लेकर गया और उसका अंतिम संस्कार वगैरह किया होगा। जब से वो लड़की का मृत शरीर अपने हॉस्पिटल से निकला है ना चाचा, उस रात के बाद से हम दोनों ने भी ये फील करना शुरू किए कि वो लड़की की एक्चुअल प्रेजेंस यहाँ पर है। हमको वो लड़की दिखाई देने लगी, लेकिन हमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती थी। हम डरना पूरी तरीके से कुछ समय बाद बंद कर दिए, तो हमको दिखना बंद हो गई। फिर हमारे बाद जो कोई भी कर्मचारी आता, उसको वो ज़रूर दिखाई देती और डराने की कोशिश करती। शायद उसकी आत्मा इस हॉस्पिटल में भटक रही है, इस कारण से क्योंकि इस हॉस्पिटल के कर्मचारी ने उसके साथ कुछ तो भी गलत किया था, उसके मृत शरीर के साथ कुछ तो भी गलत किया था। हालांकि हॉस्पिटल वालों ने कदम उठा के उसको बाहर निकाल दिए, लेकिन ये चीज आत्मा कहां से समझेगी। आत्मा हर एक नए कर्मचारी के साथ ऐसा ही व्यवहार करती जैसा कि वो उस आदमी के साथ व्यवहार की होती जिसने उसके ऊपर काला जादू वगैरह की, उसके मृत शरीर के साथ छेड़खानी की। चाचा ने बोले, बेटा अच्छा हुआ तुमने बता दिए, पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन इतनी लेट क्यों। इन्होंने बोले कि चाचा हमको ये सीनियर ऑफिसर्स ने मना किए थे कि किसी को भी बताना मत, क्योंकि बहुत लोग नौकरी छोड़ दी हैं अपने मॉर्ग से। चाचा ने बोले ठीक है बेटा, ऐसा है तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं शांति से रहूँगा और यहाँ पर कोशिश करूँगा कि मैं नाइट शिफ्ट ना करूँ। बोले जैसा भी चाचा आपको करना है आप देख लो। अगले दिन से ना इन्होंने कोई पेपर डाले ना कुछ, वहाँ पे नौकरी जाना ही छोड़ दिए, खेल खत्म कर दिए वहाँ से। बोले अब जीवन में कभी मैं हॉस्पिटल में काम नहीं करूँगा, अब मैं फ्रूट्स फलों का ठेला लगाऊंगा और उसी में बढ़िया फ्रूट्स वगैरह बेचूंगा और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। कम से कम इतना डर तो नहीं रहेगा। उस दिन के बाद से ये अपने फलों की दुकान खोल ली है आज, मतलब थोड़ा तरक्की करते करते, और इनकी ज़िंदगी अब अच्छी चलने लगी है। इन्होंने ये पूरी पूरी घटना की जानकारी अपने एक फ्रेंड को दी है, और उनके फ्रेंड का एक बेटा है, उन्होंने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा ताकि हम ये पूरी दुनिया को सुनाएं कि भाई देखो इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें कई बार लोगों को फेस करनी पड़ती है सिर्फ इस चक्कर में कि अपने परिवार का अच्छे से लालन पालन कर सके। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।